हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज का यह वीडियो यूपी टेट के ईवीएस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी जो कि यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड था। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टेट में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सभी चीज़ें और सामान्य विज्ञान, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। 30 नंबर के जो क्वेश्चन ईवीएस से होते हैं पेपर 1 में यूपी टेट में, ये सारे टॉपिक होते हैं। तो हम सबसे पहले पर्यावरण जो है परिषदीय किताबों से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम के लिए उसको कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी देखेंगे, साथ में कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को भी करेंगे जो कि बहुत सेलेक्टेड होंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। जो भी नए लोग हैं मैं आपसे बता दूं, आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है दिव्येंद्र मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, जिसका कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा डिटेल में हमने इन चीज़ों को पढ़ा था, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा यूपी टेट एग्जाम के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग यहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो चाहे तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए फिर इसको देखिएगा, या फिर इसको देख लीजिए बाद में उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इसके पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, वन्य जीव अभयारण्य तक। अब यहाँ से देखते हैं, और इसमें MCQ क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी आखिरी में करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड हैं। इसके बाद हम सीधे जो भी हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, जियोग्राफी, भारतीय संविधान वगैरह, नागरिक शास्त्र, ये सारी चीज़ें करेंगे इसके बाद पार्ट 3 में। चलिए देखिए, वन्य जीवों संरक्षण संबंधी बहुत से कार्यक्रम भारत में चलाए गए हैं और उसका सन कई बार पूछ लिया जाता है यूपी टेट में भी और शिक्षक भर्ती वगैरह में भी। ये वीडियो शिक्षक भर्ती के लिए भी सिलेक्टेड है। लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कुकरेल वन लखनऊ में 1984-85 में स्थापित हुआ था। ठीक है, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र ध्यान रखिएगा, कुकरेल लखनऊ में 1984-85 में। अगला है राष्ट्रीय, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, कई लोगों का आया था कि, और हाँ वीडियो अगर साफ ना दिखे तो स्क्रीन पे कहीं पे भी आप टच करेंगे, राइट साइड में कोने पे 3 जो डॉट बने हुए हैं इस पे टच करके वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, वीडियो साफ साफ दिखने लगेगा। और डेली आपको 8 बजे वीडियो हर हाल में मिलेगा, डेली रात को 8 बजे। अगला है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त योजना है जो मगर व घड़ियाल के संरक्षण हेतु शुरू की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, और कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा ताकि नोट कर सकें आप। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना, आपसे पूछा जा सकता है कि किन प्रदेशों का संयुक्त योजना है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, और किसके संरक्षण हेतु? मगर व घड़ियाल। चलिए, घड़ियाल प्रजनन केंद्र 2 हैं, पहला कुकरेल में, ठीक, तथा दूसरा कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दोनों हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से भारत सरकार द्वारा कुछ राज्यों में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा, शिक्षक भर्ती में पूछा भी जा चुका है। अगला है एलिफेंट रिजर्व बिजनौर व सहारनपुर जिलों के वन्य क्षेत्र में निर्माणाधीन है। अगला है इटावा के फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया जीके के अंदर। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क रात्रि वन्य जीव पार्क ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन है, यानी कि अभी बन रहा है। करंट अफेयर्स के लिए भी ये क्वेश्चन है अगर निर्माणाधीन है तो। अगला देखिए, इको डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसका उद्देश्य है संरक्षित वन्य क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में वन उपज का विकास करना। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, आप ये सभी नोट कर लीजिएगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखने से काम नहीं चलेगा, नोट कर लीजिए। ये मतलब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लिया हुआ कभी हम दोबारा पढ़ते नहीं हैं, नोट करेंगे तो ज़रूर उसको रिवीजन कर लेंगे आप। अगला देखिए, सामाजिक वानिकी योजना, समाज, और जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप अलग से इंपॉर्टेंट मत छाटिएगा क्योंकि ऑलरेडी ही बहुत मेहनत करके PDF तैयार किया गया है आपके लिए। ऑपरेशन ग्रीन योजना प्रदेश में वृक्षारोपण के प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए 1 जुलाई 2001 से
योजना लागू की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य प्रदेश में हरित क्षेत्र का विस्तार एवं वनों उद्यानों का उन्नयन करना है। अगला है वन्य महोत्सव 1952 से देश के साथ साथ प्रदेश में भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ठीक है, देश के साथ साथ प्रदेश में भी 1952 से ये चीज़ मनाया जा रहा है। वन्य महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। ध्यान रखिएगा, वन्य महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। अगला है उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से 19 मार्च 1998 से शुरू की गई थी। हमारे जीवन में वनों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ें। आपने एग्जाम में देखा होगा कि ईवीएस के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत ही देखने में इजी लगता है, लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, सजीव घटक के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं, उत्पादक, उपभोक्ता। ठीक है, जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, इसलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। हरे पेड़ पौधे आप सभी को पता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो अब आते हैं उपभोक्ता कौन होते हैं? जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कि खरगोश वगैरह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के कारण इन्हें परपोषी भी कहा जाता है। यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें परपोषी भी कहा जाता है। उपभोक्ता को 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण के उपभोक्ता, ठीक है, जिसमें कि शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक अथवा हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं जिससे मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पे जो उपभोक्ता है जिसको 2 भागों में, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरण का उपभोक्ता, द्वितीय चरण का उपभोक्ता। तो प्रथम चरण में आपने समझ लिया कि मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें प्रथम चरण का उपभोक्ता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन में आएगा कि गाय किस प्रकार की उपभोक्ता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर उत्पादक है क्या, ऐसे कुछ ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, द्वितीय चरण का उपभोक्ता जो है, जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, द्वितीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि, ठीक है, बकरी, हिरण, खरगोश का शिकार करते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीय चरण का उपभोक्ता कहा जाता है। अब आते हैं तृतीय चरण के, तीसरे चरण के उपभोक्ता। यहाँ पे देखिए, तीसरे चरण के उपभोक्ता अर्थात शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव तृतीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं, या फिर इनको अपमार्जक भी कहते हैं। अपमार्जक किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। जो तृतीय चरण के उपभोक्ता होते हैं वही अपमार्जक भी कहलाते हैं। जैसे गिद्ध, बाज, चील तथा कौवा मृत जानवरों का मांस खाते हैं। जो भी जानवर मृत जानवरों का मांस खाते हैं, ठीक है, उनको तीसरे चरण का उपभोक्ता कहा जाता है। शेर, एग्जाम में कई बार आया है कि शेर कैसा उपभोक्ता है, तो द्वितीय चरण का, ठीक है, और खरगोश प्रथम चरण का, और गिद्ध या फिर बाज, चील, कौवा ये लोग तृतीय चरण के उपभोक्ता हैं। अब आते हैं इन सब के बाद आखिरी अपघटक। अब अपघटक क्या होते हैं? क्या सभी सजीव प्राणियों की मृत्यु होने पर प्रकृति में इनके ढेर बन जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीवधारियों एवं सड़ी गली वस्तुओं को खाकर इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे बैक्टीरिया, कवक, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, इनको क्या कहते हैं, मृतपोषी कहते हैं या फिर अपघटक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, तो ये अपघटक होते हैं या फिर इन्हें मृतपोषी भी कहते हैं। ये पेज जो है, ये जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं है तो बहुत आसान, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में आने पे हम कंफ्यूज से हो जाते हैं कि इसको पढ़ा तो था लेकिन आंसर नहीं समझ में आ रहा क्या है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करिएगा, नोट करते रहिएगा, प्लीज़ नोट करते रहिएगा। ठीक है, आप नोट नहीं करेंगे, वीडियो को देखेंगे, इससे आपका बहुत कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तभी आपका फ़ायदा होगा जब आप इसको नोट करेंगे। नोट करने से आप एग्ज़ाम के समय इसका रिवीजन कर पाएंगे आसानी से।
चलिए, उपभोक्ता उत्पादक तो हो गया। अब आते हैं कुछ बीमारियों के बारे में जो कैसे फैलता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है। कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और जैसा कि मैंने बताया, डेली शाम को 8 बजे डेली शाम को आपको एक वीडियो मिलेगा हर हाल में। कुछ दिनों बाद मैं लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा, अभी तो ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहा है। तो डेली शाम को 8 बजे आपको हमेशा वीडियो मिलेगा, एक वीडियो तो निश्चित है। अगला देखिए, दूषित जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेचिश कैसे होता है? अमीबा द्वारा, ठीक है। अतिसार कैसे होता है? जीवाणु द्वारा। ये सब पेट के अंदर की बीमारियां हैं। टाइफाइड कैसे होता है? जीवाणु द्वारा। पीलिया विषाणु द्वारा, हैजा जीवाणु द्वारा। और ये जो पीलिया है एग्जाम में यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पीलिया कैसे होता है? पीलिया कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। हैजा जीवाणु जनित। इस पेज में जो भी चीज़ें हैं नोट कर लीजिए और इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। पेचिश जो है अमीबा द्वारा होता है, अतिसार जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु, हैजा जीवाणु। बस पीलिया ही एक ऐसा है जो विषाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है, बाकी तो सब जीवाणुओं से होता है और पेचिश सिर्फ अमीबा से होता है, और पीलिया विषाणु जनित रोग है। यही इंपॉर्टेंट है, पीलिया विषाणु जनित। चलिए अगला देखिए, एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग, एडीज, एनीफिलीज आदि पनपती है, ठीक है, जो कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोगों की वाहक होती है। इन्हें भी जानें। भोपाल में स्थित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण के लिए मिक गैस का उत्पादन किया जाता था, ठीक है। 2-3 दिसंबर 1984 को शीत रात्र में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, इस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में, और इसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और ये घटना कब की है? 1984, 2 और 3 दिसंबर की रात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ से अधिक थी, जो कि पूरे देश की जनसंख्या का लगभग 16.5% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 19 करोड़ से अधिक थी, जो कि पूरे देश का कितना प्रतिशत था? 16.5%। आगे देखिए, मथुरा रिफाइनरी तेल शोधक कारखाने से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण ताजमहल पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है और क्वेश्चन कैसे पूछा भी गया है कि ताजमहल का रंग बदरंग हो रहा है कौन से गैस के कारण? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण, ठीक, ध्यान रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण ताजमहल का रंग बेरंग हो रहा है। चलिए आगे देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 26 दिसंबर 2004 को समुद्री भूकंप से हिंद महासागर में उठी सुनामी लहरों से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। यानी कि सुनामी लहर के बारे में आप सभी ने सुना होगा। कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसने तबाही कहाँ मचाई थी? दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में। अगला देखिए, भूकंप की तीव्रता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे मापी जाती है? भूकंप की जो तीव्रता है कैसे मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा रिएक्टर मापक के आधार पर किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ द्वारा रिएक्टर स्केल के आधारित किया जाता है। इस मापक की रचना चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। चार्ल्स एफ रिएक्टर, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रखा गया। 1935 में किया था। तो रिएक्टर पैमाने का जो मापक है, इसका निर्माण किसने किया था? चार्ल्स एफ रिएक्टर ने 1935 में। अगला है, रिएक्टर मापक पर अंकित अंक जो भूकंप की तीव्रता एवं परिणाम को इंगित करते हैं, ये 0 से 9 के बीच में होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 4.6 तीव्रता का भूकंप आया,
तो ये चीज़ नापा किससे जाता है? सिस्मोग्राफ से, ठीक है। और जो है भूकंप की तीव्रता 0 से 9 के बीच में ही होती है। 0 यानी कि एकदम कम, 1 है तो थोड़ा सा ज़्यादा, 2 थोड़ा सा और ज़्यादा, 3 थोड़ा सा और, 4 और अगर 9 स्तर का भूकंप आ गया तो समझ लीजिए कुछ भी बचेगा नहीं, बहुत भयंकर तबाही होती है। 6 पर ही बहुत सारी नेपाल में जो आया था 2015 में, वो 6 तीव्रता का भूकंप था और उसने उतनी तबाही मचाई थी। भूकंपों से होने वाली वास्तविक क्षति तब प्रारंभ होती है जब उसकी तीव्रता रिएक्टर मापक पर 5 या उससे अधिक होती है। देखिए जो बात मैं बता रहा था कि जब इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 या उससे अधिक होती है तब क्षति ज़्यादा होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत की संसद, और हाँ एक चीज़ बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन उठ सकता है कि ये चीज़ें क्या हैं, आप कभी कुछ और पढ़ा रहे हैं तब नेक्स्ट पेज पे कुछ और आ जा रहा है। तो जो परिषदीय किताबें होती हैं पर्यावरण की, उनसे ये चीज़ें तैयार की गई हैं और वहाँ पे एक चैप्टर में जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वही जस्ट इस वीडियो में आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं चाहूँ तो एक किताब को 1 महीने तक भी पढ़ा सकता हूँ, 10 दिन तक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपके लिए जो ज़रूरी है वो कम समय में मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतना ही आपको पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। पर्यावरण अध्ययन में इसके अलावा जो चीज़ें पढ़नी है, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और सामान्य विज्ञान, वो इसके बाद आपको पढ़ाई जाएंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने टारगेट टीचर 68500 चैनल को। अगला देखिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, भारत की संसद ने 2005 में आपदा प्रबंधन विधेयक पारित किया। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का संगठन, संयोजन तथा क्रियान्वयन के उपायों को सम्मिलित किया गया। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है कि आपदा प्रबंधन विधेयक भारत सरकार ने संसद में कब पारित किया था? तो 2005 में किया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है केंद्र सरकार के माध्यम से इसका संचालन होता है, ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनडीएमए या फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जो संचालित होता है एसडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय होगा तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, राज्य होगा तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जिला प्रशासन वाला होगा जिला आपदा प्रबंधन तो अध्यक्ष जिला अधिकारी होंगे, ठीक। यही चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देखिए सुंदरलाल बहुगुणा, आपने इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, इनसे भी जुड़ा हुआ बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में। तो सुंदरलाल बहुगुणा यह जो है ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद हैं। इन्होंने वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। उनका प्रभावशाली नेतृत्व रहा था। इन्होंने टिहरी बांध के खिलाफ भी आंदोलन चलाया। इसका प्रमुख कथन था बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है। अगला देखिए पर्यावरण क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, जमनालाल बजाज व राइट लिवलीहुड पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो इनको ये सारे सम्मान भी मिले हैं। किस लिए मिले हैं? पर्यावरण को बचाने से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट कदम उठाने के लिए। अगला देखिए चंडी प्रसाद भट्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरलाल बहुगुणा के साथ मिलकर इन्होंने भी चिपको आंदोलन में सक्रिय सहभागिता निभाई थी, ध्यान रखिएगा इनका नाम। सुगाथा कुमारी दक्षिण भारतीय पर्यावरणविद हैं, ठीक है, शांत घाटी संरक्षण के लिए मुख्य रूप से जानी जाती हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षण के लिए कौन सी पर्यावरणविद मुख्य रूप से जानी जाती हैं? तो सुगाथा कुमारी। अगला देखिए बाबा आमटे का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था। परिस्थितिकी संतुलन, वन्य जीव संरक्षण व नर्मदा बचाओ आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका रही। पर्यावरण संरक्षण के योगदान के लिए इनको 1971 में पद्मश्री, 1985 में रेमन मैग्सेसे, 1986 में पद्म विभूषण और 1999 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सभी लोग पर्यावरण से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट लोग हैं
जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए हैं। तो आप इनका नाम नोट कर लीजिए और इन्होंने क्या किया है, इनकी योजनाएं क्या क्या थी वो नोट कर लीजिए आप। अब यहाँ पे EVS से जुड़े हुए वैसे तो दिवस बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पर्यावरण अध्ययन के लिए जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। अपने EVS के फर्स्ट पेज पे, जो भी आपका EVS का नोट्स होगा, फर्स्ट पेज पे इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप। 20 मार्च को विश्व घरेलू गौरैया दिवस, ध्यान रखिएगा, विश्व घरेलू गौरैया दिवस मनाया जाता है। यह दिवस गौरैया के संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 20 मार्च गौरैया दिवस, याद रखिएगा। अगला है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 5 जून आप सभी को याद होगा, विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद अगला है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ये सभी जो दिवस हैं यहाँ पे 5-6, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 20 मार्च घरेलू गौरैया दिवस। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इसमें से ज़रूर पूछा जा सकता है, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, कोई भी शिक्षक भर्ती एग्जाम हो, इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए। और प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप थोड़ा शेयर कर दिया करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, जहाँ भी आप कर सकते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा आप सभी लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह। 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह चलता है, ठीक है। इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए। अगला है 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं।